नमस्कार। आज का विषय रस रस की अवधारणा और रस निष्पत्ति को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सबका। रस क्या? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जिसे हम लोगों ने काव्य प्रयोजन में भी पढ़ा। काव्य प्रयोजन वीडियो में मैंने बताया काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसने माना? अगर इस संदर्भ पर हम विचार करते हैं तो हमारे समक्ष सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत किए हैं। और रस सिद्धांत की व्याख्या जो प्रस्तुत किए हैं, रस सिद्धांत का विवेचन बड़े व्यापक तौर पे नाट्यशास्त्र में हुआ। नाट्यशास्त्र में कुल 32 अध्याय है। इसके 6 और 7वें अध्याय में क्रमशः रस और भाव का विवेचन प्रस्तुत किए। अतः रस सिद्धांत को सबसे पहला संप्रदाय माना जाता है। उल्लेख्य है कि रस के क्षेत्र में भरत के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम अभिनव गुप्त का है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका लिखे। ये जो रस सिद्धांत या रस निष्पत्ति संबंधी जो विचार हैं, इस पर आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं तो काव्य क्या है? अलौकिक आनंद का प्रदाता है और यही अलौकिक आनंद रस। यह रस की उपलब्धि उन सभी पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों को होती है जो सहृदय होते हैं। काव्य का यह रस आस्वादन योग्य होता है। यह हमारे अंतःकरण में विद्यमान रजोगुण एवं तमोगुण को दबाकर हमें सतोगुण में लीन कर देते हैं। हमें काव्य में रस की उपलब्धि कैसे होती है, उस प्रक्रिया को ही रस की निष्पत्ति कहते हैं। अर्थात क्या कि काव्य में रस की उपलब्धि कैसे होती है, उसी प्रक्रिया को रस निष्पत्ति कहते हैं। साहित्य शास्त्रों का अगर अनुशीलन करने पर ही हमें देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। यत्र उनका सूत्र है विभावानुभावा वैभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और वैभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों का अर्थ अस्पष्ट है और इन्हीं दो शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ को लेकर परवर्ती आचार्यों ने कई तरह की निष्पत्तियां की हैं। नाटक या काव्य से संबंध 3 व्यक्ति हैं जिन्हें रसास्वाद होता है। वे है ऐतिहासिक पात्र अर्थात अनुकार्य, दूसरा मूल पात्र अर्थात अनुकर्ता और तीसरा सामाजिक। उपयुक्त 3 व्यक्तियों को आधार बनाकर ही रसास्वादन की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया। आचार्य भरत मुनि द्वारा स्थापित रस विषयक उपयुक्त मान्यता जो उनकी रस सूत्र की संज्ञा से अभिहित है, परवर्ती आचार्यों ने इनके भाष्य लिखे, जिनमें 4 प्रमुख भाष्यकार आचार्य हुए। वे हैं पहला भट्टलोलट, जिन्होंने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिए। दूसरा आचार्य शंकु, इन्होंने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिए। तीसरा भट्टनायक, जिन्होंने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिए। चौथा अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिए। अतः इन 4 आचार्यों की रस विषयक मान्यताओं का संक्षिप्त विवेचन यहाँ अपेक्षित और समीचीन है।
और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पहले आचार्य जिन्होंने रस निष्पत्ति अर्थात आचार्य भरत के सूत्र की व्याख्या करते हुए अपने मीमांसा दर्शन में आचार्य भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत देते हैं। भरत सूत्र के आधार पर रस की जो व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य भट्टलोलट, जिन्होंने मीमांसा दर्शन में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत देते हुए कहते हैं विभानुभाव व्यभिचारी संबंधित रस उत्पत्ति, अर्थात क्या है, इसकी स्थिति मूल पात्रों में रहती है, सहृदय सामाजिक में नहीं। उत्पत्तिवाद के अनुसार भट्टलोलट कहते हैं कि इसकी स्थिति मूल पात्रों में रहती है, सहृदय सामाजिक में नहीं। ख, अभिनेता अपनी वेश वाणी क्रिया द्वारा मूल पात्र का अभिनय करता है और दर्शक अभिनेता में मूल पात्र का आरोप कर लेता है। इन आरोप के कारण इसे उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहते हैं। अभिनेताओं की सफल अनुकृति से दर्शक आनंदित हो जाता है। भरत सूत्र के आधार पर रस की जो व्याख्या करने वाले आचार्य भट्टलोलट जो माने जाते हैं, इनके ग्रंथ का तो पता नहीं है, केवल अभिनव भारती में अभिनव गुप्त द्वारा प्रस्तुत इनका पता आगे के आचार्यों के लिए तर्क वितर्क का कारण है। भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति या पुष्टि है। विद्वानों ने इस सिद्धांत को उत्पत्तिवाद नाम दिया। भट्टलोलट के इस सिद्धांत में निष्पत्ति का वही अर्थ है जो भरत ने किया, अर्थात अस्थाई भाव के साथ संयोग। उत्पत्ति का अर्थ यहाँ वास्तव में भावों की कल्पना मात्र है। इस सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा जाता है। भट्टलोलट संयोग और निष्पत्ति दोनों के तीन अर्थ किए हैं। एक, संयोग के अंतर्गत क उत्पाद उत्पादक संबंध, ख गम्य गमक संबंध, ग पोष्य पोषक संबंध। दूसरा निष्पत्ति, निष्पत्ति में वो तीन भाग करते हैं। पहला क उत्पत्ति, ख उद्दीप्ति, ग पुष्टि। इन अर्थों के आधार पर भट्टलोलट ने भरत के रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की। राम सीता आदि भावों के उत्पाद उत्पादक संबंध से रस की उत्पत्ति होती है। यह रस सामाजिकों को इस प्रकार प्राप्त होता है कि सामाजिकों के सम्मुख राम और सीता का अभिनय करने वाले अभिनेता गण वास्तविक राम या सीता तो नहीं होते हैं, वे तो राम और सीता का अनुकरण करने वाले होते हैं और उनका अभिनय राम सीता के मूल कर्मों का अनुकरण होता है। परंतु दर्शक उन अभिनेताओं या नटों पर राम सीता का आरोप कर लेते हैं और उनके अभिनय की कुशलता से चमत्कृत होकर रस या आनंद का उपभोग करते हैं। इस आरोप को मान्यता देने वाले भी इसे आरोपवाद कहते हैं। भट्टलोलट रस की स्थिति ऐतिहासिक दुष्यंत और शकुंतला में ही मानते हैं। प्रेक्षक नट नटी के अभिनय से उनकी कल्पना कर लेता है और उसे रस का या रस की प्रतीति होती है। अगर आलोचना तौर पर देखते हैं इसका तो पाते हैं कि जो भट्टलोलट के मत को परवर्ती आचार्य ने स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न रस की उत्पत्ति ही संभव है और न वह ऐतिहासिक पात्र में ही। रस एक अनुभव व्यापार है जो उत्पन्न न होकर अनुभूत होता है और इसके अनुभव का प्रमाण केवल मात्र पाठक ही है। रस सूत्र की समीक्षा या फिर रस निष्पत्ति संबंधी आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले दूसरे विद्वान आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक ने अपने न्याय दर्शन में अनुमितिवाद का सिद्धांत देते हुए वे कहते हैं, विभाव नुभाव वैभिचारी अनुमानता रसानुमिति, अर्थात अनुमितिवाद अनुमाप्य अनुमापक सिद्धांत पर आधारित है। अनुमितिवाद अनुमाप्य अनुमापक सिद्धांत पर आधारित है। जिस वस्तु का अनुमान करते हैं उसे अनुमाप्य और जिससे अनुमान करते हैं उसे अनुमापक कहते हैं। एक उदाहरण स्वरूप अगर कहते हैं कि यत्र यत्र धूम्र, ये क्या हुआ अनुमापक, तत्र तत्र अग्नि, ये अनुमाप्य कहलाया।
अर्थात अनुमापक अनुमान करते हैं कि जहां जहां धुआं वहां अग्नि हो सकता है। यह न्याय दर्शन का विषय है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि जो शंकुक ने न्याय दर्शन के अनुमान पर प्रमाणवाद सिद्धांत के आधार पर जो अनुमतिवाद की स्थापना की है, उन्होंने संयोग का अर्थ अनुमान लिया है और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति। उनके अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की अनुमिति होती है। रस की मूल स्थिति शंकुक भी ऐतिहासिक नायक नायिका में ही मानते हैं, किंतु प्रेक्षक उसको प्रत्यक्ष देखकर आरोप के द्वारा प्राप्त नहीं करते, वरन अनुमान से ही प्राप्त करते हैं। शंकुक अपने मत की व्याख्या के लिए चित्र तुरंग दृष्टांत की मदद लेते हैं। जिस प्रकार से चित्र में बना घोड़ा न सत्य है और न मिथ्य, यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह अश्व ही है और यह संशयात्मक है। यह भी कहा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार चित्र में बना घोड़ा न सत्य है न असत्य है, न संशयात्मक है न उभयात्मक, ठीक उसी प्रकार से अभिनय काल में मंच पर उपस्थित राम न सत्य है न मिथ्य है न संशयात्मक है न उभयात्मक। दर्शक सहचर्य संबंध के कारण नट को राम समझता हुआ रसास्वादन करता है। इस प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भाव अनुमान रूप सहचर्य संबंध के कारण रस की अनुमिति होती है। आचार्य शंकुक के अनुसार मूल स्थिति नट में है। आलोचना अगर इसकी हम देखते हैं तो पाते हैं क्या कि परवर्ती आचार्यों ने इस अनुमिति सिद्धांत को नहीं माना, क्योंकि अनुमिति सिद्धांत के अनुसार रस की मूल निष्पत्ति नट में होती है और फिर सहचर्य संबंध से दर्शक में। यह सिद्धांत इसलिए संगत नहीं है क्योंकि रस मूलतः दर्शक में ही निष्पन्न होता है। वह दर्शक का साक्षात आस्वादन है, वह आस्वादन का अनुमान मात्र नहीं है। रस अनुमिति नहीं अभिव्यक्ति है, रस की अनुमिति संभव ही नहीं है। रस सिद्धांत के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक ने अपने सिद्धांत भुक्तिवाद सांख्य दर्शन के अनुसार वह कहते हैं कि सांख्य दर्शन आचार्य भट्टनायक के सिद्धांत को भोगवाद भी कहा जाता है। ये जो उनके अनुसार सहृदय द्वारा विभाव आदि के भोग से रस की भुक्ति होती है। उन्होंने कहते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी पद व्यंजक और रस निष्पत्ति पद व्यंग, अर्थात कि विभावनादि विभावानुभावा व्यभिचारी व्यंग्यात्वा रसाभिव्यक्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के व्यंग्यार्थ से रस की अभिव्यक्ति होती है। इस सिद्धांत की जो बातें हैं, जो भरत के रस सूत्र का मर्म भट्टनायक ने इस प्रकार समझाया। उनके अनुसार रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की 3 स्थितियां, पहला अभिधा, दूसरा भावकरण और तीसरा भोजकरण। भाव अभिधा अर्थात शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ, भावकरण अर्थात काव्यार्थ की भावना, भोजकरण अर्थात भोग रसानुभूति। इसके द्वारा रस का अर्थ है भावित होना। रस भोग जो महत्वपूर्ण बात है, इसी में भट्टनायक ने साधारणीकरण का भी प्रतिवादन किए हैं। भट्टनायक के अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है और न ही उसका अनुमान किया जाता है, बल्कि रस का भोग किया जाता है। रस का सीधा संबंध सहृदय सामाजिक दर्शक या पाठक के साथ होता है और वही काव्यार्थ की भावना करता है, और काव्यार्थ की भावना के द्वारा ही वह रस का भोग करता है। मूल पात्र वर्तमान में नहीं होते। अगर अभिधा के आधार पर अगर देखते हैं, उन्होंने जो कहें, अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है भावकत्व, जिसके द्वारा उस अर्थ का भावना होता है। भाव का भावन होने पर भाव की व्यक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। उदाहरण के लिए दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति पाठक के लिए स्त्री पुरुष मात्र को रति रह जाती है। प्रेक्षक के हृदय में सहज साधारण भाव का अर्थ है रजोगुण
तमोगुण का लोप होकर सतोगुण का आविर्भाव हो जाना। और पाठक भाव का भोग करता है। भाव का भोग या भोजकत्व व्यापार ही रस है। इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति नहीं, भोग या भुक्ति होती है। इसलिए इस सिद्धांत को भोगवाद भी कहते हैं। भट्टनायक के मत का अगर मूल्यांकन या आलोचना हम देखते हैं तो पाते हैं कि अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के रस विवेचन की अनेक दृष्टियों से आलोचना की। अभिनवगुप्त ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की उद्भावना को निराधार माना और इसे बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अभाव में अमान्य घोषित किया। उनके अनुसार ये जो दो व्यापार भी लक्षण और व्यंजना से भिन्न नहीं है। रस सिद्धांत भरत के रस सिद्धांत के चौथे व्याख्याता हैं अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त रस सूत्र की व्याख्या जो दिए, जो अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। और अपने इस अभिव्यक्तिवाद के संदर्भ में वो उनका जो सूत्र है, वो उसका सूत्र इस प्रकार है: विभावानुभावा वैभिचारी व्यंग्यात्वत रसाभिव्यक्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के व्यंग्यार्थ से रस की अभिव्यक्ति होती है। और इस सिद्धांत की प्रमुख बातें जो कहे हैं, जिसमें विभावानुभाव व्यभिचारी पद व्यंजक है और रस निष्पत्ति पद व्यंग है। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए जो भरत के जो चौथे व्याख्याता के रूप में जो कहलाए हैं, उन्होंने मुख्य रूप से उन्होंने भट्टनायक के भोगवाद की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने 3 शक्तियों की जो कल्पना व्यर्थ की। अब भट्टनायक ने जो 3 शक्तियों की कल्पना की है, वह ये अभिनवगुप्त उनको व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि काव्य में यह काव्य कार्य लक्षणा तथा व्यंजना से संपादित हो जाता है। इनके अनुसार जिस प्रकार धरती में बीज पड़े रहते हैं और अनुकूल स्थिति आने पर अंकुरित हो जाते हैं, उसी प्रकार सहृदय के मन में रति, शोक, निर्वेद आदि अस्थायी भाव बीज की तरफ पड़े रहते हैं। और नाटक या कविता देखने वाले, पढ़ने वाले काव्य में प्रतिपादन के आधार पर अनुकूल परिस्थितियां पाकर सहृदय का स्थायी भाव अभिव्यक्त हो जाता है। यही अभिव्यक्तिवाद है। अभिनवगुप्त के मत का सारांश इस प्रकार है। पहली अगर हम देखते हैं तो पहला जो उनका मत का सारांश के रूप में हम पाते हैं वो है क्या? निर्विघ्न प्रतीति से ग्राह्य भाव ही रस है। दूसरा, रस की प्रतीति तो सहृदय की आत्मा ही करती है, किंतु यह प्रतीति व्यक्तिक न होकर निर्व्यक्तिक होती है। साधारणीकरण व्यष्टि के धरातल पर ही न होकर समष्टि के धरातल पर होता है। अस्थायी भाव जो अस्थायी भाव प्रत्येक सहृदय के चित्त में संस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं। संस्कार रूप होने के कारण वे सम्मान भी होते हैं। 5वां अगर देखते हैं तो काव्यात्मक शब्द से सहृदय व्यक्ति को सामान्य अर्थबोध से अधिक प्रतीति होती है। और 6वां है कि भोजकत्व की शक्ति तो शब्दार्थ में मानी ही नहीं जा सकती, वह तो चित्त की क्रिया है। शब्दार्थ इस क्रिया का प्रेरक मात्र है और यह शक्ति उसे व्यंजना से प्राप्त होती है। अतः निष्पत्ति का अर्थ हुआ अव्यक्ति और संयोग का अर्थ हुआ व्यंग्य व्यंजक संबंध। आज का विषय रस सिद्धांत के अंतर्गत रस निष्पत्ति की व्याख्या हमारा यहीं तक रहा। अगले विषय लेकर आएंगे रस से संबंधित उसकी समीक्षा और भी विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।